वक्त हमारे साथ प्रोफेसर एसके चहल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इस समय जो बातें की जा रही हैं बहुजन आंदोलन को लेकर, तो उसी विषय पे चर्चा करेंगे। सर, बहुजन आंदोलन की दिशा और दशा की जो स्थिति है इस समय देखने को मिल रही है कि खास करके मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, तो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ लोग जो बहुजन समाज पार्टी थी उसको लेकर काफी लोग मायूस हैं। काफी लोग आज भी उसको उस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मायूस हो चुके हैं कि जो हमारी पार्टी है वो सत्ता में नहीं आ रही है, कैसे होगा बहुजन आंदोलन, कैसे सफल होगा। तो उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो जिनके अंदर ये खामियां हैं कि वो सुधार नहीं करना चाहती या बहुजन मूवमेंट को आगे नहीं ले जाना चाहती, उन तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे आप? देखिए विवेक राणा जी, थैंक यू, आपने मुझे स्पेशल बुलाया है बहुजन 85 के लिए। और अभी हमने पीछे भी एक वीडियो किया है आपके साथ, उसमें मैंने अपना परिचय दिया है, तो आपके ऑडियंस शायद जान जाएंगे उसको देख के। आपका जो सवाल है, मैं सीधे इस मुद्दे पे ही आता हूँ। बहुजन जो आंदोलन है इसकी क्या दशा है, क्या दिशा, बेसिकली आपका सवाल ये है, और खासकर यूपी के कंटेक्स्ट में आप जानना चाहते हो। ऑब्वियसली यूपी जो है बहुजन आंदोलन की मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट खासकर कंटेम्प्रेरी टाइम में एक प्रयोग स्थली बनी, एक सफल प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और साहब काशीराम जो कि बेसिकली पंजाब से आए थे, साइकिल पे उन्होंने यात्राएं शुरू करी थी, पंजाब से हरियाणा होते हुए यूपी में प्रवेश किया था उन्होंने, और यहाँ पे आके उन्होंने इतिहास रच दिया था। और उस इतिहास को रचने में बहन मायावती का भी एक बहुत भारी योगदान था। देखिए आज की जो बात है, मेरा ये मानना है कि जो बहुजन समय की बात होती है, इतिहास में फेजेज आते हैं, अप आते हैं, डाउन आते हैं, है ना। तो जहां तक आज का सवाल है, आज हमारा आंदोलन थोड़ा सा डाउन पे है, लेकिन ये कोई बर्बाद नहीं हुआ है। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी ऐसे सोच निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंदोलन था, देखिए साहब काशीराम ने और बहन मायावती ने इतना ज्यादा काम किया है कि जो बहुजन का जो कंसेप्ट है ना, जो आइडिया, ये समाज में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट हो गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित वर्ग में ही है, समाज की सारी पिछड़ी जातियों में, सारी जो है ट्राइबल जातियों में, और इसके अलावा जो है ओबीसीज में, और मतलब सभी मुस्लिम्स में, माइनॉरिटीज में, इवन जो है सवर्ण हिंदुओं में भी जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, वो बहुजन के विचार से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। वो सबको पता है ये आइडिया क्या है। तो यहाँ एक फर्टाइल लैंड बन चुकी है, और ये बहुत बड़ा योगदान है साहब काशीराम ने जो मेहनत करी यहाँ पे। उसके बाद बहन मायावती ने जो रूल किया, 4 बार वो सीएम रही हैं। देखिए कई लोग बहन मायावती की आजकल आलोचना कर देते हैं, लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा, मतलब मेरा थोड़ा असेसमेंट अलग तरह का, मेरे से शायद आप एग्री करेंगे। देखिए बहन का एक टाइम था, बहन जी का, उस टाइम में उन्होंने जितना काम करना था बहुत सारा किया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, क्योंकि वो कहते हैं ना, भाई मेरा टाइम नहीं है, किसी और का टाइम, अब भाई दूसरों का टाइम है। इतिहास में ये फेज आते हैं, लेकिन इस टाइम में, जिसको कई लोग क्रिटिकल टाइम भी कहते हैं, इस टाइम में मोमेंट को संभाल के रखना। और मायावती सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो हमारी आइकन बन चुकी है। अब आइकन को अपने आप को कम से कम बचा के भी रखना है ना। वो हमारी एक पूंजी है हमारे समाज की। तो बहन मायावती बहुत ही समझदार लीडर हैं। उनसे समझदार लीडर देखिए कोई दिखेगा नहीं आपको, कि इस दौर में जब तो बड़े बड़े लीडर बर्बाद हो गए। अब जरा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप शायद इशारा समझ रहे होंगे, बहुत सारे लीडर खत्म हो जाते हैं, इतिहास के कूड़ेदान में चले जाते हैं। लेकिन मायावती की रेलेवेंस आज भी है बहन जी की। वो अपने मूवमेंट को बड़ा जिम्मेदारी से लीड कर रही है। फिलहाल वो जो है थोड़ा सा लगता है वो बैकफुट पे, पर वो बैकफुट पे नहीं है, थोड़ा सा वो रिलैक्स मोड में उन्होंने अपने मूवमेंट को छोड़ा है। इस मोमेंट को कम से कम सहेज के रखना, वो जो पूंजी हमने बनाई थी, और मायावती खुद हमारी एक आइकन है। उनके देखिए उन्होंने इतना काम किया, वो हमारी आइकन बन चुकी है, वो आइकन के तौर पे हमारे सामने है। तो इसलिए हमारा मूवमेंट कहीं डाउन पे नहीं है। मैंने बताया बहुजन का जो आइडिया है वो पेनिट्रेट कर गया, एक फर्टाइल लैंड है। जब हमारा टाइम आएगा एक बार फिर राइज करेगा, मैं बहुत आशावादी हूँ। तो क्योंकि देखिए इस स्पेस में, जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, या पॉलिटिकल आज का जो सिनेरियो है, इसमें वैसे देखो तो 2 ही विचार हैं। एक विचार है जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी का है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, वो उनका अपना विचार है। लेकिन दूसरा विचार बहुजन का ही तो है, और तीसरा विचार बता दो कोई।
इवन जो है यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी उसी विचार को लेके चलती हैं, जो नेशनल लेवल की अपोजिशन जी पार्टी जी है वो भी उसी विचार को लेके उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर। वर्तमान में लोग ये कटाक्ष कर रहे हैं, जैसे कि जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, हाँ। जिस हमारी नेता का जिक्र किया, हाँ। कि उसमें दो राय नहीं है कि बहन जी ने हाँ। अपने समय में बहुत सारे जो काम किए आज भी उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं। एक एक काम बहुत अच्छे काम किए, कानून व्यवस्था उतना कोई अभी बेहतर नहीं कर पा रहा, जितनी बेहतर जितने तो सराहनीय योग्य है। लेकिन आज की डेट में जैसे कि बहुजन मूवमेंट को लेकर जो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस है वो मतलब बहुजन मूवमेंट को लेकर आगे चल रही है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के जब मुद्दा जो है वो अपने बहुजन का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे को शामिल करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं राहुल गांधी या उनकी पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका अपना बिजनेस है, वो किस ढंग से चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं, मैंने बताया इस देश में दो ही आइडियोलॉजीज हैं। एक आइडियोलॉजी जो रूल कर रही है फिलहाल आज के दौर में, दूसरी हमारी बहुजन आइडियोलॉजी। और बहुजन आइडियोलॉजी के जो मुद्दे हैं यही रियल वैकल्पिक मुद्दे बनते हैं, है ना। जो प्रेजेंट जो रूलिंग जो रिजिम है उसके खिलाफ वैकल्पिक मुद्दे यही तो हैं। देखिए, कास्ट सेंसस का मुद्दा देख लो आप, वो जो है हमारा मुद्दा है ना। और संविधान का मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये हमारा मुद्दा है ना। तो जो है 85 और मतलब 100 में से जो 85 हैं, जो साहब काशीराम कहा करते थे कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे ही तो मुद्दे हैं। ये मुद्दे असल में देखिए, ये जो दूसरी पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हो या उनके लीडर्स का नाम ले रहे हो, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि ये मुद्दे उठाने में ही उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है। जी। उनका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। और एक और बात बताऊं, जो भारत में जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग होती है, देखिए मैं आपको बड़े एक राज की बात बताता हूँ। रिसर्च के बेस पे जो बड़े बड़े जो अकेडमिशियंस हैं वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो कहते हैं 60% के आसपास वोट पड़ते हैं किसी भी इलेक्शन में। उन 60% में लगभग 35% जिसको मिल जाता हो। सुनो, नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जी। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 60% में 30 से लेके 35% वोटर शेड्यूल कास्ट होता है, SC ST। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ SC की दलित वोटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दलित वोटर गरीब वोटर है, वोट ही देने वो जाता है। सवर्ण हिंदुओं के तो वोट ज्यादा है भी नहीं और वो उतना वोट भी नहीं डालते। मिडिल क्लास कहाँ वोट डालता है? असल में तो रियल वोटर, असली जो वोटर है 50% वोटर एक्चुअल वोटिंग का मैंने बताया, वो ये लोग हैं बहुजन। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों को ये अपनी ताकत का, जो साहब कहा करते हैं ना, आप लोग हाथी हो, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जिस दिन हमें ये एहसास हो गया, हम एक जगह वोट डालेंगे। हमें वो पार्टी जो है, पार्टी भी बना के गए हैं, वो जो है बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मैं बीएसपी का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो एक जो है हमारा हरावल है, एक मोमेंट है। उस पार्टी बनाई साहब काशीराम ने, बेसिकली तो ये मोमेंट था। ये मोमेंट किसका था? ये फूले, ज्योतिराव फूले, उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, इन तमाम लोगों ने, बहुत बड़ी परंपरा है, ये मोमेंट वहां से चला आ रहा है। सर, अब और एक मिनट एक बात पूरी कर दूं तो इसी मोमेंट को साहब काशीराम ने एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाया, और फिर मायावती जो है वो उससे जुड़ी और उन्होंने रूल भी किया। वो पॉलिटिकल, देखिए बाबा साहेब कहते थे मैं आपको इस देश का रूलिंग रेस बना दूंगा, रूलिंग क्लास। देखिए कितना बड़ा सपना लिया है। आगरा में बोले थे वो, ये 1942-43 की बात है। आगरा के में आए और उन्होंने कहा जमाती है जी। हाँ, तो वहां उन्होंने कहा था कि यहाँ के जाटुओं का एक सम्मेलन था। उन्होंने कहा था आप दलित वर्ग, आप डिप्रेस्ड क्लास माने जाते हो, मैं आपको रूलिंग क्लास बना दूंगा। इतना बड़ा सपना दिया था उन्होंने। क्यों? किसके दम पे देखा उन्होंने ये सपना? हमारी किसी बहुजन ताकत के दम पे। अगर ये दलित वोटर भी यूनाइट हो जाए, एक साथ हो जाए, और साथ में ओबीसी और बाकी लोग जो समान विचार के हैं, ये प्रोग्रेसिव माइंड के, वो सब लोग जुड़े, हमें कौन रोक सकता है पावर में आने से? रियल पॉलिटिकल ताकत तो हमारी ही है। जी, सवाल एक क्रॉस क्वेश्चन है सर कि जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहन जी पर ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि
फुले साहू अम्बेडकर की भी बात करने वाली पार्टी, जो आप मूवमेंट कह रहे हैं जिसको, एक मूवमेंट, वास्तविकता एक मूवमेंट थी। फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं अपने मुद्दों से अपनी विचारधारा पे भटक गई, जिसमें बहन जी ने बड़ा योगदान दिया। क्या कहेंगे? जैसे तमाम हम नारों की बात कर लें, हाथी नहीं गधे से ब्रह्म, इस बहुत सारे मूवमेंट का, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को बहुत सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसे तमाम जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आते हैं। इस पर क्या प्रकाश डालिए? देखिए, ये बात सुनो, बेसिक जो कोर आइडियोलॉजी है ना हमारी, देखिए कट्टरता के विचार से तो चला भी नहीं जाता। कोर आइडियोलॉजी क्या है? वो है फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी, और उसमें काशीराम भी जोड़ दो आप, फुले अम्बेडकर और साहब काशीराम। इस विचारधारा से ये जो पार्टी है, बहन मायावती की पार्टी, वो जुड़ी हुई है, उससे कमिटेड है, और मायावती भी कमिटेड है। लेकिन देखिए, दो चीज होती है, एक तो होता है आइडियोलॉजिकल मूव, एक होता है टैक्टिकल मूव। किसी भी मूवमेंट में टैक्टिकल मूव भी लेने होते हैं जी, और टैक्टिकल अलायंस भी करने पड़ते हैं, कोलैबोरेशन भी करने पड़ते हैं। क्या साहब ने कोलैबोरेशन नहीं किया था बीजेपी से या कांग्रेस से? करते थे ना। तो मायावती ने कोई गलत प्रयोग नहीं किए। दूसरा, वैसे भी हम देखिए, भारतीय समाज में हम कोई लड़ थोड़ा ना रहे हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से थोड़ा ना है, हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। हम तो एक सामाजिक न्याय पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। उसमें जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो भी समान विचार के लोग, उनका सबका साथ चाहिए। तो सार्वजन के विचार में क्या खराबी है ना? मायावती ने जो टैक्टिकल जो मूव लिए हैं वो बिल्कुल सही थे। उसी से तो पावर में आई, वो अपने अपने दम पे वो पावर में आके दिखाई, ताकि उन्होंने ब्राह्मणों को ये एहसास दिलाया। देखिए, ब्राह्मणों को फुले ने आज से 200 साल पहले ये एहसास दिलाया था। फुले ने पता क्या कहा था कि भाई, ये जो आइडियोलॉजी है हमारी आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को अगर आप लोग भी अपनाते हो ना, ये देखिए, मतलब दलित पिछड़ों को तो लिबरेट करती है, ये आपको भी लिबरेट करती है। पता कैसे? आप एक गलत विचार के बंधक हो, जरा ये समझिए। आप एक गलत विचारधारा के बंधक हो, जो अन्याय पर आधारित विचार है, जात पात ऊंच नीच, उसको मानते हो, आप भी तो गुलाम हो गए ना उस गलत विचार के। तो ये आपके लिए भी लिबरेटरी है। फुले ने आज से इतने साल पहले ये बात, फिर बाबा साहेब ने यही बात जो है मायावती समझा रही थी, जब ब्राह्मणों को उन्होंने अपील करी कि आपके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है, आप एक गलत विचार के बंधक हो, और आप जो है इस सारे वोटों की आपदा में आप लोग भी जो है शिकार बन सकते हो। तो अच्छा है कि आप हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़िए। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। वैसे भी हमने एक सर्वजन समाज बनाना है, एक जो है हमारा समाज जो है एक ही है, भारतीय समाज, हम सब इसी के हिस्से हैं। कोई ऐसा थोड़ा ना कि किसी जात के आधार पर लड़ाई, ये लड़ाई तो सबको साथ लेके चलने की और सामाजिक न्याय की स्थापना करने की। सर, बड़ा सवाल है कि बहुत सारे प्रोफेसर हैं आज की डेट में और कांग्रेस पार्टी जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, नाम भी नहीं लेंगे, वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कई स्टेटमेंट है कि मानवर साहब पर कि आरएसएस बीजेपी के एजेंट, बाकायदा चला सोशल मीडिया पे। तो क्या लग रहा है सर, आज की डेट में बड़े पैमाने पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो प्रोफेसर, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं, और नाम तो लेते हैं बहुजन महापुरुषों का। आप जाइए किसी पार्टी में शामिल हुए, समाज का विरोध नहीं, लेकिन किसी जो सामाजिक मूवमेंट से जिस व्यक्ति ने जो जीरो लेवल पर बहुजन समाज के लोग थे, उनको एक ऊंचाई पे पहुंचाया, एक पार्टी दिया और सत्ता में भी रूल किया, तो क्या लगता है विरोध कर जाना और समाज के लोगों को गुमराह करना, इसको कहां तक देखते हैं सर आप? देखिए, बड़ा ये पेचीदा सवाल है। व्यक्ति के नेचर का भी मामला है असल में, साइकोलॉजिकल। क्योंकि व्यक्ति जब, देखिए, पावर सबसे बड़ी चीज होती है, और पॉलिटिकल पावर जहां भी दिखती है लोग उधर भागते हैं। ओके। और मैं कोई, देखिए, किसी रीजन का, किसी पार्टी का या संगठन का नाम नहीं लूंगा, आपने जिनका नाम लिया है उनमें भी कोई, देखिए, वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। लोग जो है, कभी कभी लोगों में धैर्य भी नहीं होता, और ऑब्वियसली पावर एक ऐसी चीज होती है, उधर भी जुड़ते हैं लोगों को, और जहां से कुछ मिल जाए। देखिए, साहब तो एक बात कहते थे कि भी आप, बहुजन समाज हमेशा से ही जो है वफादारी और इन चीजों में जो है लगा रहा, तो थोड़ा सा अवसरवादी हमें होना भी चाहिए, ताकि हम अपने समाज को एम्पावर कर सके। लोगों को जहां कोई फायदा मिल रहा है, बेशक जाए, मुझे इसमें बुराई नजर नहीं आती। लेकिन देखिए, अपने दिल में अम्बेडकर रखे, अपने दिल में भारत का संविधान रखे, अपने दिल में फुले रखे, बस। तो जब सही वक्त आएगा, यही लोग, मैं ये कह रहा हूं, हमारा वक्त नहीं है। वो कहते हैं ना, आपका भाई, मेरा भी टाइम आएगा, है ना, आपका भी टाइम। तो जब हमारा टाइम आएगा, यही लोग, मैंने बताया, ये जो आइडिया है ना, आइडिया ऑफ बहुजन, ये पेनिट्रेट कर गया है उन सब लोगों में। फिलहाल दूसरा ये है कि भाई देखियो, पावर अब दूसरे पार्टी की है, उन लोगों की पार्टी की पावर है उनके हाथ में, तो काम कराने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है, आप जाइए।
और उनसे भी कोई दुश्मनी थोड़ा ना, भारतीय समाज में हम सब लोग रह रहे हैं और ये एक प्रोसेस होता है कि कभी कभी जो है जुड़ाव होता है, कभी कभी संघर्ष होता है, इसी तरह से मिलके हमारा समाज बना है। तो वो ऐसे लोगों को देखिए, कोर जो है, पक्के जो कोर आइडियोलॉजी वाले लोग, थोड़े से जो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। तो वो लोग भी हैं, वो लोग इस मोमेंट को चलाए हुए हैं बड़े पेशेंस के साथ। लेकिन ये जो दूसरे लोग आप कह रहे हो ना, जो थोड़ा शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग वालों से मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी, क्योंकि भाई उनको भी अपने बच्चे पालने हैं, उनको भी आगे बढ़ना। अच्छा, सब में इतना नहीं होता भाई, मुकदमे भी झेलने पड़ सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो ठीक है वो अपना उस, लेकिन आइडिया सब में है। मैं आशावादी इसलिए हूँ कि वो जो दिल में अम्बेडकर जो बिठा रखा है ना उन्होंने, बस वो बिठाए रखे। एक न एक दिन, एक न एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। अंत में हमारा सवाल है सर कि जिस तरह बहुजन समाज के लोगों के कंधे झुके हुए हैं आज के डेट में, वर्तमान में जाइए समाज में हम लोग निकलते रहते हैं तो निराशा फैल चुकी है, आप आशावादी बात कर रहे हैं। तो अब बाबा साहब ने कहा था इस समाज को हम शासन करती जमात बनाएंगे, आपने जिक्र भी किया। तो क्या बहुजन समाज वास्तविकता है कि इस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार बन सकती है, जैसे आपने कहा कि बनेगी, एक समय आएगा, आशावादी वाली बात किया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को और बहुजन समाज के तमाम लोगों तक, क्या अंत में मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आशा पे ही दुनिया टिकी हुई है। और रही बात कंधे झुकने की, तो मुझे तो नहीं लगता कंधे झुके हुए हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी का, देखिए खासकर हमारे जो लोग हैं ना, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनकी जिंदगी एवरीडे ऑफ लाइफ जो है ना, वो हर रोज कुआं खोद के पानी पीने की लाइफ है। इसलिए वो लगता है, वैसे भी सदियों से ही, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 5-10 साल की, 15 साल की बात नहीं है। हम तो सदियों से ही जो है मतलब वंचित समुदाय के लोग हैं, भेदभाव झेल रहे हैं। तो अभी भी कुछ कारणों से हम झेल रहे हैं, या झेलना पड़ेगा हमें, और इवन आगे भी हो सकता है। ये बहुत लंबी लड़ाई है। हम जो है एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें हम जो है, जो बुरी तरह जातियों में बटा हुआ है, नंबर एक। दूसरा, उस जाति आधारित समाज में, हम उस बिखरे हुए समाज में हम हाशिए के लोग हैं, सबसे आखिरी लोग हैं, आखिरी पायदान के लोग। तो दूसरा, काशीराम साहब ने और बल्कि फूले ने ही ये सपना देखा था। सच पूछो तो ये फूले की सपना है। फूले ने कहा कि आपको जो है 20 बिखरे हुए समाजों को मिला के एक बहुजन समाज बनाना है। फूले कहते थे शूद्र अतिशूद्र ये सब मिले, तब जो है आप एक पावर बनते हो। यही विचार जो है बाद में बहुजन के रूप में आगे बढ़ता है। फूले का ही शब्द है बहुजन भी, आखिरी दिनों में उन्होंने कॉइन किया था। तो बहुजन बनने का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली इसमें बाधाएं आ रही हैं, पहले से हमेशा से आई। अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हमें, हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करता है। ये जाति व्यवस्था क्या है, ये फूट ही तो डाल रखी है। और इसमें और भी तरीके चलते हैं। कभी आरक्षण के नाम पे हमें लड़ा दिया जाता है, फलानी कास्ट ज्यादा ले गई, फलानी कम ले गई, है ना। तो हम उसमें, देखिए हम लोग कभी कभी पड़ जाते हैं उसमें थोड़ी सी देर के लिए। देखिए मुझे लगता है ये यूपी में भी शायद चल रहा होगा, हरियाणा में, पंजाब में, कई स्टेट्स में, महाराष्ट्र में अब ये चीज चल रही है आजकल, कि भी आरक्षण जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है आगे बढ़ गए। लेकिन मैं ये बता दूं, जो लोग उस ट्रैप में पड़ रहे हैं ना, मान लिया, अब देखिए, अब चमारों से लड़के, महारों से लड़के, पासवानों से लड़के, तो क्या मिलेगा आपको, है ना। मोमेंट तो ये लोग लीड कर रहे हैं ना, लीड वही कर रहे थे पहले, अभी भी वही लीड करेंगे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और इन लोगों को आरक्षण ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण तो हम सबका है, आपका भी उतना ही हक है, आपका उतना ही हक है। आपको चलो बंटवारा कर दिया, कोई बात नहीं, आप पहले भी मिल रहा था, अभी भी ले लो। लेकिन देर सवेर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा मोमेंट तो एक ही है, हमारा मोमेंट तो एक है। देखिए मोमेंट रहेगा, उस मोमेंट में जुड़े रहोगे तो हमारे अधिकार बचेंगे, वरना तो ये सब छिन जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं वैसे निराशावादी नहीं हूँ। ये आरक्षण का बंटवारे का मुद्दा खासकर मैं लूँ, ये तो अभी नेशनल लेवल पे तो अभी उभरा है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हरियाणा में तो ये शायद जो है ना 1990 से पहले से ये चल रहा है, जब चौधरी भजन लाल ने आरक्षण का बंटवारा किया था। हमारा आंदोलन जब भी बर्बाद नहीं हुआ, हरियाणा में बहुत बढ़िया बढ़िया दलित मूवमेंट चलता रहा है। तो अभी भी हम, देखिए जातियों के आधार पे तो हम बटे हुए हैं, चलो आरक्षण के नाम पे फिर हमें जो है 2 मिनट के लिए बांटने की कोशिश कर भी लो, लेकिन विकल्प क्या है जरा ये बता दो। मान लिया जो लोग नॉन चमार कैटेगरी के दलित हैं, या नॉन महार हैं, या नॉन पासवान है, वो जाएंगे कहाँ? दलित मूवमेंट में ही तो रह के अधिकार मिलेंगे, वरना तो देखिए आपको धीरे धीरे जो है फिर हाशिए पे डाल देंगे। तो
इसलिए हमारा मूवमेंट एक है और हमने बहुत बार ये साबित किया है, बेशक हमारे बीच में डिवीजन है, लेकिन मुद्दे जब भी आए हैं हम एक हुए हैं। जैसे आपने वो मोमेंट, वो बड़ा एक फेमस मोमेंट था जब एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया था, जब पूरा समाज एक हो गया था। ऐसे ही जो है जब ये यूनिवर्सिटियों में रोस्टर की जब बात आई तब हमारा समाज एक हो गया। तो ऐसे जब मुद्दे आएंगे हम एक हो जाएंगे। और एक क्योंकि असल में मैं फिर कह रहा हूँ, बात सिर्फ शेड्यूल कास्ट की भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब की नहीं है, बात है सारे के सारे जो वंचित समुदाय हैं, जिसमें ओबीसी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, सब लोगों के अंदर बहुजन का आइडिया पूरी तरह पेनिट्रेटेड है। हमें पता है, उनको भी पता है कि भाई हमारा भलाई इसी में है, हमारा फ्यूचर इसी में, हमारे बच्चों का फ्यूचर इसी में है और इस देश का फ्यूचर भी इसी में है। जब समाज के हाशिए के लोग जो मेजोरिटी में है लेकिन वंचित समाज में डाल रखे हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस देश का भला भी कैसे होगा। तो हम तो इस देश के संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान बाबा साहेब का ही बनाया हुआ है, उससे पवित्र चीज तो कोई हमारे लिए है ही नहीं। हमें उसी संवैधानिक फ्रेमवर्क में जो हमें दिया गया है, लोगों को जो हक दिए गए उन्हीं के लिए हम लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए लड़ेंगे। और विकल्प ही ये है, विकल्प ही हमारा विचार है मुझे लगता है। और सारे विकल्प जैसे कम्युनिस्ट विचार था, सोशलिस्ट विचार था, वो सारे के सारे चले गए, है ना। तो और इवन जो है आप एक पार्टी का नाम ले रहे थे, नेशनल पार्टी, वो भी इस विचार से जुड़ रही है, वो भी इसी विचार से जुड़ रही है, उनके सामने कोई चारा ही नहीं है जी। तो लेकिन अब लड़ाई ये है कि भाई उस विचार का असली प्रवक्ता कौन बनेगा। तो जो भी बढ़िया है उस विचार पे काम करेगा, लोग उससे जुड़ जाएंगे जी। तो मुझे लगता है हमारे मूवमेंट का बढ़िया भविष्य है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई नहीं, हमने सदियों से जो है पेशेंस बनाए रखा है। थोड़ा सा पेशेंस बहुत है हमारे अंदर, थोड़ा सा पेशेंस और रख लेते हैं, लेकिन भविष्य हमारा है, भारत का भविष्य हमारा ही भविष्य है और हमारे ही हाथ में है और हमें इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है जी। तो साथियों, बातचीत के दौरान सर ने जो बातें की उस पर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथियों, जिस तरह सर ने बहुत बारीकियों से बताया कि आरक्षण हो, जात के नाम से हमारे लोगों को लड़ाया जाता है, लेकिन आज के वर्तमान समय में हम देखेंगे कि तमाम जो सरकारी संस्थान है सर, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो आरक्षण का मामला तो जीरो हो गया ना। हमारे लोग कहा करते थे कि आरक्षण संविधान को हाथ लगाएंगे तो हम नदियां बहा देंगे, तमाम ऐसे। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, बहुत सारे कानून ऐसे लाए जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थान, चाहे भी नई शिक्षा नीति है, आप लोग तो भली बात परिचित है कि बहुजनों के लिए कैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के द्वार बंद किए जा रहे हैं। तो साथियों, सजग होना पड़ेगा, निराशावादी नहीं बनना है। आने वाले समय में बहुजनों का ही राज होगा। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं आपकी बात में जी। आपने जो बातें कही ना, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं इनसे पूरी तरह सहमत नहीं हो पाऊंगा। हमारा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए कोई रास्ते नहीं रोके जा रहे। संविधान ने जो हक दिए है ना, देखिए संवैधानिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। आरक्षण हमें संविधान ने दिया है। ये पूना पैक्ट में जो हमें करार हुआ था, ये महात्मा गांधी का वायदा था, बाबा साहेब थोड़ा ना मांग रहे थे। तो वो संविधान में आया और संविधान जो है वो लागू है हमारी यूनिवर्सिटियों में, हर जगह हमारे अधिकार है। लेकिन हाँ, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये उसके नतीजे हैं कि भाई निजी क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया, सरकार ने अपने हाथ समेटने शुरू कर दिए। तो अब लड़ाई आगे की ये रहेगी हमारी कि भाई निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो और सरकारी क्षेत्र में भी हमारे लिए है ऑलरेडी। सरकारी क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ है। लेकिन हाँ, कई जगह इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं, कई जगह एनएफएस वगैरह कर देते हैं। वो हम उन मुद्दों पे थोड़ा सा और लड़ने की जरूरत है। तो कोई, जब हम जागरूक होंगे तो कोई ऐसा एनएफएस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगली लड़ाई जो है, नेक्स्ट लड़ाई, वो प्राइवेट सेक्टर की होगी और प्राइवेट सेक्टर में किया जा सकता है। जब अमेरिका जैसे देश में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी चल रही है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो हमारे देश में भी गवर्नमेंट ये सोचेगी। लेकिन मुझे लगता है वो, उसके लिए हमें अपनी ही सरकार का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा आसान काम नहीं है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ेंगे। और लेकिन फिर भी हमें आशावादी हो के फिलहाल हमें जो हक मिल रहे हैं, हमें उनको कम से कम बचाए रखें और अपने मूवमेंट को बचाए रखें। और जो हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो इस मूवमेंट को बचाए हुए भी है। और एक टाइम जब आएगा तब हमारी आवाज फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पे उभर के आएगी। तो साथियों, सर ने जो कहा उस पर आप लोग अमल करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।